हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आज पढ़ेंगे, ओके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनफैक्ट थोड़ा सा लंबा होने वाला है ये लेक्चर, क्योंकि हम प्रेसिडेंट के बारे में सारे की पॉइंट्स पढ़ेंगे और सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। और ऑल्सो इस लेक्चर में हम थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, बिकॉज आप सबने बोला था कुछ क्वेश्चंस कराना है। तो आज हम लेक्चर की शुरुआत में थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्योंकि see, अब हमने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टडी कर लिए, कोर्स कवर कर लिया है, दैट यू शुड बी एबल टू डू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसका दो पर्पज होगा। फर्स्ट, एक आप टेस्ट कर सकते हो कि आपका जो है नॉलेज कितना है, ओके, किस लेवल पे है। अगर आप चीजें नहीं कर पा रहे हो तो ऑल यू नीड इज रिविजन्स, ओके। ऑल यू नीड इज रिविजन्स। दूसरा है, आपको यहाँ पर ये भी देखना है, आई विल ऑल्सो टेल यू दैट हाउ टू अटेम्प्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके ही मैं बताऊंगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि आप अपनी अटेम्प्ट करने की भी तरीका, एक तरीका या स्ट्रेटजी डेवलप करिए, ओके। तो इससे क्या फायदा होगा आपको, बेसिकली ये चीज आप अपने मॉक टेस्ट में ट्राई करना, और आपको इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। इनफैक्ट आप इसमें और इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो। तो ये दो चीजों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो लेट्स बिगिन। अगेन फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ दोज हु हैव जॉइंड अस राइट नाउ, प्रेप आईएएस ने 3 महीने का कंप्लीटली फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है और यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा, राइट, क्योंकि इसमें स्टैटिक पोर्शन कवर किया जाएगा, डायनामिक पोर्शन कवर किया जाएगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, राइट, एंड ऑल्सो आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे हर संडे, और सी सैट को भी इंक्लूड किया है, ओके। सो बेसिकली ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट हमने यूपीएससी प्रीलिम्स का जो है कवर किया है। साथ ही साथ अगर आपको स्टडी मटेरियल और नोट्स चाहिए इन लेक्चर्स के, तो प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। प्लस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपसे हर लेक्चर के बाद एक क्वेश्चन, एक क्विज टाइप का पोस्ट करना शुरू कर दिया। तो आप हर लेक्चर के बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर के उस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इट विल हेल्प यू टेस्ट योर नॉलेज ऑल्सो, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। again something to motivate you guys, because I know जो लोग अभी अगर 2021 में प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो कई बार उनको लग रहा होगा कि अभी तो इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल टू कवर सो मच सिलेबस, राइट, या बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होगा उनको, कई लोगों को रात भर जागना पड़ रहा होगा, ओके। बट डिस्पाइट ऑल दिस, आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप बस हार्ड वर्क करिए, स्टडी हार्ड। प्लस यहाँ पर एक और चीज ऐड कर लीजिए, स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी एज वेल एज हार्ड स्टडी करिए, ओके। रिजल्ट्स के बारे में ज्यादा मत सोचिए, बस यही सोचिए एक चीज, अगर आपको डिमोटिवेशन फील होती है तो जस्ट ये सोचिए, फीलिंग ऑफ सक्सेस। आप लोगों के केस में फीलिंग ऑफ सक्सेस क्या होगा? द फीलिंग ऑफ बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, द फीलिंग ऑफ सीइंग योर नेम इन दैट लिस्ट। तो ये फीलिंग को जब भी अगर आपको लो लगे, आपको लगे ऐसा यार ट्राई करने का मन नहीं हो रहा, बहुत बोरिंग लगे, तो सर्टेनली अगर बहुत ज्यादा आप देर से बैठे हुए पढ़ने, तो सर्टेनली 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए। बट कई बार एक बार हमारा माइंड ऐसे नेगेटिव थॉट्स में चले जाता है, या कई बार एक प्रोक्रेस्टिनेशन में हम चले जाते हैं, तो तब बस उसको ब्रेक करने के लिए बस आप ये सोचना कि एक आईएएस, जब आप इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे और एक आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, तो आपको क्या फीलिंग मिलेगी। तो बस वही फीलिंग को अपना एक मोटिवेटिंग फैक्टर बना के प्लीज स्टार्ट स्टडिंग हार्ड, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके। अगेन देखिए, यहाँ पर पर्पस मेनली इसका यही है कि कैसे क्वेश्चंस को किया जा सकता है, और आपकी नॉलेज को भी एक लेवल तक गॉज किया जाएगा, ओके। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस नहीं है, मोस्टली ये उतने ही क्वेश्चंस है जितने का आपको कोर्स में अभी पढ़ा है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे लेक्चर्स में, मैं आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, और इसी तरह एक तरीके से आपके ऑलमोस्ट लास्ट 5 इयर्स के पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंसिवली करा दूंगा, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू प्रोविजंस कंटेन्ड इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो देखिए, अब आपको पहली चीज पता होनी चाहिए, पार्ट 4। इसीलिए देखिए, अगर आप मेरे लेक्चर्स में देखोगे, तो मैं आपको हमेशा ये देख सकते हो यहाँ पर यू नो कि पार्ट बताता हूं कि किस आर्टिकल्स में ये चीज के बारे में बताया गया, इन विच आर्टिकल्स इट इज टोल्ड अबाउट एन स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन विच पार्ट। सी, इसका इंपॉर्टेंस यही होता है, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेलिंग दीज फैक्ट्स। मेनी टाइम्स, कई बार लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स में
फैक्ट्स नहीं आते या आर्टिकल्स नहीं पूछे जाते, certainly directly नहीं पूछे जाते आर्टिकल, so articles are not asked directly, but this is how they test your some factual knowledge, like by asking you part 4. Now if a person does not know what is part 4, but he knows everything about DPSP except for this fact, then he will not be able to do this question. अगर किसी को DPSP के बारे में सब कुछ पता है बट ये नहीं पता कि पार्ट 4 में DPSP ही है, तो वो ये क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा. ओके, सो दैट्स वाई थोड़ा होलिस्टिकली स्टडी करना जरूरी है. ओके, और रिवीजन करना भी जरूरी है ऐसे फैक्ट्स को याद करने के लिए. ओके, नाउ आप सब जानते होंगे DPSP के पार्ट 4 इज अबाउट DPSP, एंड मैंने DPSP के बारे में आपको एक चीज बताई थी दैट दे आर नॉन जस्टिसिएबल. तो क्या आप इस नॉलेज से इन दोनों में से एक स्टेटमेंट चूज कर सकते हो? विच स्टेटमेंट यू कैन यू चूज वन स्टेटमेंट आउट ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स? That they shall not be enforceable by courts, they shall not be enforceable by any courts, they shall be enforceable by courts, or they shall not be enforceable by any court. Can you like इसमें से आप समझ सकते हो? Non justiciable मतलब that they shall not be enforceable by any court. So this is correct, this is incorrect. And also second thing मैंने आपको बताई थी, अगर आप लेक्चर्स में रिविजिट करोगे, that they are fundamental to the governance of the country. तो इसीलिए जो पॉलिसी होगा, लॉ होगा, पॉलिसी बनाते वक्त, लॉ बनाते वक्त या इवन उनको इम्प्लीमेंट करते वक्त जो भी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों को इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है. राइट, सो बेसिकली इनफैक्ट आप अगर नाम ही देखो, क्या है नाम? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. Now directive principles of state policy, so influence the making of law. So law is also in a way type of policy. जैसे पॉलिसी में सब टाइप की आ जाती है, जैसे आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई या इवन लॉज भी आ जाते हैं उसमें. तो ऑब्वियसली किस टाइप के, व्हाट टाइप ऑफ लॉज शुड बी मेड इज अंडर दिस DPSP. ओके, कि DPSP में डायरेक्शन दे रखी है किस टाइप की. जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे बिहार में प्रोहिबिशन के लिए लॉ पास कर दिया गया, प्रोहिबिशन का लॉ. ओके, सो दैट्स वाई कई जगह प्रोहिबिशन का लॉ, कई जगह इनफैक्ट हमने जैसे डिस्कस किया था लास्ट डाउट सेशन में कि काउ स्लॉटर बैन करने के लिए लॉ पास कर सकते हैं. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. सो दीज प्रिंसिपल्स जो DPSP है, दे नॉट ओनली एग्जीक्यूटिव के लिए होते हैं, but they are also for the legislature. Okay, so this statement is also correct. So both statements are correct. So योर आंसर इज डी, 2 and 3. अगेन देखिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का पर्पस यही है, थोड़ी बहुत ऑब्वियसली आपकी नॉलेज में और इनहेंसमेंट, बट साथ ही साथ मेन पर्पस ये है कि टेस्ट करने का कि आपने जो पीछे पढ़ा है उसको कितना रिवाइज करके आप रिटेन कर पाए और कितना आप अप्लाई कर पा रहे हैं. ओके, अगर आप देखिए अप्लाई नहीं कर पा रहे तो बेसिकली आपको फिर से जाके उसको पढ़ना है और रिवाइज करना है ताकि और आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो. ओके, तो मूविंग ऑन. Now consider the following statements. Now this question is about the basic structure doctrine and judicial review. दो चीजों के ऊपर क्वेश्चन है. देखिए, तो इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए. किस टाइप से कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में है. तो इट सेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर. तो देखिए मैं यहीं पर पढ़ के ना समझ सकता हूँ कि क्या ये स्टेटमेंट सही है. अगर आई कुड से दैट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर मेंशन नहीं है. बेसिक स्ट्रक्चर तो एक जुडिशियल इनोवेशन है और बेसिक स्ट्रक्चर कहीं भी डिफाइंड भी नहीं है. इट कीप्स इवॉल्विंग. अगर आप मेरे लेक्चर से याद करोगे तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. बाकी मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. ओके, तो सर्टेनली, बट देखिए उन्होंने आगे इतना क्यों दिया? दिस इज टू कंफ्यूज यू. सर्टेनली फेडरलिज्म पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, सेक्युलरिज्म भी पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, डेमोक्रेसी भी पार्ट है. तो दिस पार्ट इज टू कंफ्यूज यू, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए. बट देखिए यही चीजें आपको, ये निटिग्रिटीज ये सब पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया. तो आपको इतना पता है तो आप कह सकते हो ये स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड सिटीजंस लिबर्टीज एंड प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. तो ये तो मैंने आपको बताया ही था. आपको पता होगा आर्टिकल 13 और एंड 32, राइट. इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट को मिलती है पावर जुडिशियल रिव्यू की. अगेन देखिए इसमें एक एस्पेक्ट है, वो आपको जब समझ में आएगा जब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे. बट अगेन आपको अभी भी लिमिटेड नॉलेज से एक एस्पेक्ट तो पता है. तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 13 और 32 से पावर मिलती है जुडिशियल रिव्यू की.
वो देख सकता है कि कोई भी एक्ट अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उन एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर सकती है, और यही पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की। तो बेसिकली देखिए, सो ऑब्वियसली, और फंडामेंटल राइट्स किस चीज से डील करते हैं? फंडामेंटल राइट डील करते हैं सिटीजन की लिबर्टी या फ्रीडम के। ऑब्वियसली जैसे फंडामेंटल सिटीजन लिबर्टी क्या, आर्टिकल 21 हो गया आपका, है ना, आर्टिकल 19 हो गया आपका। ओके, सो इस टाइप से आपको लिंकेजेस भी बनाना आने चाहिए। So obviously you could say that this is correct. So which of the following above statements is correct? So you could say this is wrong and this is correct. So two only. Okay. Just a second. Let me drink a bit of water. Just a second. Let me adjust the screen क्योंकि मुझे लगता है आपको कुछ ऑप्शन विजिबल नहीं है. Let me just adjust the screen a bit. ओके, तो बेसिकली अब हमने ये क्वेश्चन भी डील कर लिया। तो आई होप आप यहाँ से ये देख रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसे करने हैं, okay? और क्वेश्चन कैसे आते भी हैं, राइट? यू मस्ट बी सीइंग व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड हाउ दीस क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व। ओके, नेक्स्ट इज, ये तो हमने दिस है वी हैड डिस्कस्ड इन डाउट सेशन। अगेन जो लोग डाउट सेशन हु डिड नॉट अटेंड द डाउट सेशन, दे कुड सी इट हियर। इनफैक्ट, तो पहली चीज तो देखिए, इसमें दो चीजें दे रखी है। फर्स्ट, दो दो एस्पेक्ट आस्क किए, वेदर इट इज प्रियम्बल के बारे में क्या आस्क किया है कि इज इट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, एंड डज इट हैव लीगल इफेक्ट, डज इट हैव लीगल इफेक्ट। नाउ देखिए, अब यहां पर देखिए, पहले हम इससे डील करते हैं। कैसे करेंगे? पहले हम देखते हैं कि वेदर इट इज पार्ट ऑफ, हमें पता है कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सुप्रीम कोर्ट हैड हेल्ड इन केशवानंद भारती केस दैट प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑब्वियसली नॉट अ पार्ट, ये वाला तो हट गया आपका। नाउ लीगल इफेक्ट, राइट? तो ऑब्वियसली लीगल इफेक्ट के रिगार्डिंग हम जानते हैं इट इज नॉन जस्टिसिएबल, ये तो हम जानते हैं। बट साथ ही साथ अगर आप मेरी स्लाइड्स रिकॉल करेंगे तो मैंने कहा था दैट इट कुड बी यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन। तो अगर इंटरप्रिटेशन के लिए यूज करेंगे तो इट कुड हैव अ लीगल इफेक्ट। ओके, तो इट कुड हैव अ लीगल इफेक्ट बट नॉट अलोन। सो यहां पर देखिए, तो इज अ पार्ट बट हैज नो लीगल इफेक्ट, तो ये भी कि कंप्लीटली नो लीगल इफेक्ट आइदर, तो ये वाला तो आपका ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। नाउ इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। देखिए, प्रियम्बल को छोड़ के जो बाकी, और डीपीएसपी को छोड़ के, क्योंकि डीपीएसपी भी नॉन जस्टिसेबल है, अब ये क्वेश्चन डीपीएसपी के लिए भी बन सकता है अगली बार आपको। तो प्रियम्बल को छोड़ के और डीपीएसपी को छोड़ के जो जस्टिस, बाकी सारे पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, दे आर जस्टिसेबल। तो सर्टेनली दूसरे पार्ट्स के जैसा सेम लीगल इफेक्ट उसका नहीं है। तो देखिए, ये भी लिमिट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो अल्टीमेटली बचा आपके पास दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट्स। तो क्यों? क्योंकि जब इंटरप्रिटेशन में हम यूज करते हैं उसको, तो उसका लीगल इफेक्ट होता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट का अगर मीनिंग क्लियर नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट हैड हेल्ड दैट to make its meaning clear we could use preamble for interpretation। तो अगर किसी पार्ट के इंटरप्रिटेशन के लिए हम प्रियम्बल को यूज करें तो एक लीगल इफेक्ट हो रहा है, बट यस, इंडिपेंडेंटली क्या उसका लीगल इफेक्ट होगा? नो, बिकॉज इट्स नॉन जस्टिसेबल। तो अगेन देखिए, इसीलिए हम बोल सकते हैं ये वाला पार्ट नहीं बोल सकते, बट वी हैव टू से इट मोर एप्रोप्रिएट। तो एक चीज यहाँ पर आपको ये भी नोटिस करनी है, one thing you have to notice here, you have to choose most appropriate answer। मोस्ट अप्रोप्रिएट, देखिए कई बार आंसर क्लोजली स्पेस्ड होंगे, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, जो मोस्ट लॉजिकल होगा दिमाग लगा के, वो चूज करना है। सो इट्स आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट? आई थिंक वेरी सिंपल, आप कर सकते हो ये। ओके, अगर नहीं कर पा रहे तो बेसिकली आपका रिवीजन में आप पीछे छूट रहे हो। सो दिस इज नॉट देयर, ये दो तो आप क्लियरली एलिमिनेट कर दोगे। अब आपको कंफ्यूजन होगा इन दो में, क्योंकि प्रियम्बल में भी बोलता है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर स्टेट, बट क्लियरली कहाँ डिक्लेयर होता है? अगेन, सो क्लियरली तो डीपीएसपी में, इनफैक्ट आर्टिकल 38 तो वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में ही बोलता है। आर्टिकल 38 जो डीपीएसपी का है, वेलफेयर ऑफ पीपल, और दूसरे भी सारे प्रोविजन क्या है? वेलफेयर के लिए है। तो एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करते हैं।
इनफैक्ट लक्ष्मीकांत में भी दे रखा है और मेरे नोट्स में भी अगर आप देखोगे जो मैंने पीपीटीज दिए हैं उसमें भी यही दे रखा है। तो आप बेसिकली अगर इसको करना है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वुड बी दिस वन, तो आप ये चूज करोगे, राइट। अगेन नाउ लास्ट वन, नाउ दिस इज विल बी अ बिट टफ, ये थोड़ा आपको टफ लगेगा। दैट अदर देन फंडामेंटल राइट्स, which of the following parts of the Constitution of India reflects the principles and provisions of Universal Declaration of Human Rights? तो अब आप कहोगे, नाउ यू विल से दैट कि मैंने तो इस सारे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन पढ़ा ही नहीं ह्यूमन राइट्स का, तो मैं ये क्वेश्चन कर नहीं सकता। बट देखो, किसी भी एस्पिरेंट ने नहीं पढ़ा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नो एस्पिरेंट हैज रेड अबाउट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बट फिर भी ये क्वेश्चन करना है, बट स्टिल यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो आपको क्या है, दिमाग लगाना है। दिमाग कैसे लगाना है? देखिए, आप जानते हो ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, एक बेसिक आइडिया तो होगा आपको। देखिए, राइट्स आते हैं आपके, उसमें डिफरेंट टाइप के होंगे, उसमें ह्यूमन राइट्स भी होंगे और फंडामेंटल राइट्स भी होंगे, तो ऐसे कई बार ओवरलैप भी होता है उनमें। तो देखिए, इट सेज दैट फंडामेंटल राइट्स तो रिफ्लेक्ट करते ही हैं, ओके। इट्स, ये आपको पहले ही बताया कि फंडामेंटल राइट्स तो रिफ्लेक्ट करते ही ह्यूमन राइट्स। उसके अलावा और कौन से, तो आप जानते होंगे प्रियम्बल में क्या है, प्रियम्बल भी रिफ्लेक्ट करता है क्या, लिबर्टी। आप समझ रहे हो, लिबर्टी प्रियम्बल में भी दे रखा है, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ, और आप देखोगे ये सब ह्यूमन राइट्स का भी पार्ट है, ओके। ऐसी डीपीएसपी में अगर आप रिमेंबर करोगे, सो डीपीएसपी आर सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, ओके। तो अगर आप रिमेंबर करोगे, दे आर सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, और कई चीजें उसकी ओवरलैप करती हैं ह्यूमन राइट्स से, ओके। ह्यूमन राइट्स में कई चीजें आप देखोगे वहां, जैसे जैसे हेल्प इन ओल्ड एज, कि हेल्प इन ओल्ड एज करना, कि ओल्ड एज में हेल्प करना, स्टेट को हेल्प करना चाहिए ओल्ड एज में, राइट। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सब डीपीएसपी में दे रखा है, हेल्प इन ओल्ड एज इलनेस। तो दिस इज, अगर आप ये कॉमन सेंस लगाओगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि यस, ऐसी चीजें, दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। बट सबसे बड़ा डाउट आएगा आपको इधर, आई थिंक काफी लोग ये दो तो कहेंगे कि हाँ है, बट सबसे बड़ा डाउट आएगा इधर। तो आई थिंक अगर आप मेरी क्लासेस की होंगी तो आप एक स्टेटमेंट रिमेंबर करोगे, दैट राइट्स एंड ड्यूटीज आर इनसेपरेबल, यानी जहां राइट्स होंगे वहां ड्यूटीज भी होंगी। तो इनफैक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों करता है रिफ्लेक्ट, क्योंकि जब ये डिक्लेरेशन है ना, इसमें देखिए, इसमें राइट्स तो है ही, साथ साथ ड्यूटीज भी हैं, राइट। अगर आप स्पेसिफिक बोलोगे तो ऑब्वियसली मैं देख रखा है मैंने, तो इसमें बताता हूँ मैं आपको, आर्टिकल 29 में क्लियरली ड्यूटीज मेंशन्ड है। बट अगर जनरल आपको देखना है तो कहीं भी ये प्रिंसिपल याद रखिए, राइट्स एंड ड्यूटीज आर ऑलवेज इनसेपरेबल। तो कहीं पे राइट्स की बात होगी तो ड्यूटीज की भी बात होगी, ओके। सो दैट्स व्हाई फंडामेंटल ड्यूटीज आल्सो रिफ्लेक्ट। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये, फंडामेंटल ड्यूटीज में आप बोलते हो ना डिग्निटी ऑफ वुमेन, कि हमें ऐसा कुछ नहीं कि सबकी ये ड्यूटी है दैट दे शुड रिस्पेक्ट डिग्निटी ऑफ वुमेन, दे शुड हैव ब्रदरहुड। तो ये ऑब्वियसली क्या है, डिग्निटी ऑफ वुमेन इज अ ह्यूमन राइट। सो ऑब्वियसली ये ह्यूमन राइट प्रमोट करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज प्रमोट दी ह्यूमन राइट, ओके। तो इस तरीके से आपको कॉमन सेंस लगा के करना है, एंड इसका आंसर हो जाता है डी, राइट। सो दिस इज इट फॉर आवर दिस सेशन, दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ओके। तो बेसिकली अगेन आई होप इससे आपको एक अच्छा आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको करना है, ओके। एंड अगेन अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप यू शुड नॉट बी लाइक डिसहार्टेंड, आपको बस दोबारा रिवीजन करना है सब चीजों का, ओके। जो मेरे लेक्चर्स है और जो पीपीटीज है, इनफैक्ट मैं कहूंगा आप पीपीटीज के थ्रू ही क्विकली चले जाइए, ओके। पीपीटीज में आपको बहुत कम टाइम लगने वाला है, ओके। वो सब नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिले हैं, ओके। तो आप उसके थ्रू जाइए तो आप बहुत इजीली फिर इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, ओके। Now about president. So from 52 to 58, articles 52 to 58 in part 5, he is part of the union executive. जो यूनियन एग्जीक्यूटिव उसके पार्ट कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सब हैं पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, ओके। एंड प्रेसिडेंट इज द हेड हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, बट 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 नॉमिनल, बट आगे हम देखेंगे कि नॉमिनल का मतलब क्या होता है। He is also called the first citizen of India. Okay, please remember this fact. He president is the first citizen of India. Okay, and उसकी constitutional position क्या है? Again, something important you should remember. What is the constitutional position? He is head of the Indian state, but and he is the nominal executive.
मतलब जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं सारी आगे देखोगे आप प्रेसिडेंट को दे रखी है, बट प्रेसिडेंट के वो पावर्स ही कुड नॉट एक्सरसाइज दोस पावर्स एज पर हिज विशेस। ही कुड नॉट मतलब वो अपनी जो पावर्स प्रेसिडेंट को सारी दे रखी हैं एग्जीक्यूटिव की, वो खुद से नहीं एक्सरसाइज कर सकता है। रादर he has to exercise it on the aid and advice of council of ministers headed by PM, and this is the real executive, that's it। क्योंकि असली में पावर कौन एक्सरसाइज करे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय PM। ओके, so these are some basic facts जो आपको you should remember these facts about president। okay, now moving on, next most important aspect होता है that how is the president elected। in fact अभी सिंस यूएस में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन का तो पूछना काफी कम पॉसिबिलिटी है, राइट। एंड अगेन वी विल कवर दिस इन करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में कवर करेंगे इसे आगे चल के। बट अभी देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं। ओके, तो दे कुड आस्क यू हियर अबाउट द इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। ओके, तो पहली चीज, the first thing that you should know about election of Indian president is that he is indirectly elected। जो इंडिया के राष्ट्रपिता हैं वो indirectly elected है। ओके, सॉरी राष्ट्रपति indirectly elected है। ओके, so the president of India is indirectly elected and he is elected by an electoral college। तो एक बॉडी बनती है सेपरेट, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, एक सेपरेट बॉडी होती है, वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। यानी यू शुड नो दैट people do not directly elect, right। तो जैसे 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 आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसी को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं ना वोटिंग करके, ऐसे नहीं इलेक्ट होता प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। आप जिनको इलेक्ट करते हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, और वो सब मिलके एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। तो ये भी, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या है कंपोजिशन, कि जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है इलेक्टोरल कॉलेज, उसकी कंपोजिशन क्या है। नाउ इट कंटेन्स इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउसेस मतलब राज्यसभा एंड लोकसभा। इट कंटेन्स इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, एंड इट कंटेन्स इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। बट नाउ दिस इज द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होगा। तो देयर आर नो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हो या पार्लियामेंट के किसी हाउस में हो, उसके नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं पार्ट होते इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। एंड डिसॉल्व्ड असेंबली मेंबर्स, यानी मान लीजिए किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो डिसॉल्व हो गई और अभी नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है, तो जो डिसॉल्व्ड असेंबली के मेंबर्स हैं, राइट, सो इफ देयर इज अ स्टेट लेजिस्लेचर एंड इट्स असेंबली इज डिसॉल्व्ड एंड न्यू असेंबली इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड, तो जो जो आपके जो मेंबर्स होते हैं डिसॉल्व्ड असेंबली के, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, वो इसके पार्ट नहीं होते इलेक्टोरल कॉलेज के। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ to ensure uniformity of representation of different states according to population, right, तो इसमें क्या किया गया है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज में जो है, हर स्टेट का जो वोट होगा हर एमपी का, इट विल बी देयर विल बी अ यूनिफॉर्मिटी, मतलब पॉपुलेशन के बेसिस पे वोट्स दिए जाएंगे हर स्टेट को, राइट। सो जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन है उनको ज्यादा वोट्स मिलेंगे, जिस स्टेट की कम पॉपुलेशन है उनको कम वोट्स मिलेंगे। ओके, so there is uniformity of representation, but it is according to population। okay, and there is also parity between states as a whole and union। so देखिए, यूनिफॉर्मिटी होना और पैरिटी होना अलग है। पैरिटी मतलब एक तरीके से इक्वालिटी लाना हो गया, और यूनिफॉर्मिटी मतलब एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे रिप्रेजेंटेशन होना। ओके, कि एक परसेंटेज की किसी स्टेट की पॉपुलेशन मान लो 10% है, तो उसको 10% वोट मिले इलेक्टोरल कॉलेज में। किसी की स्टेट की पॉपुलेशन 20% है, तो उसको 20% वोट मिले। ओके, तो अगेन ये यूनिफॉर्मिटी और ये पैरिटी कैसे हुई है, ये आप आगे जाके वैल्यू ऑफ वोट्स में देखेंगे। जब हम वैल्यू ऑफ वोट्स कैलकुलेट करते हैं तो वहां आप क्लियरली देख पाओगे कि कैसे यूनिफॉर्मिटी आई है और कैसे पैरिटी आई है। तो देखिए, जहां तक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करते हैं, तो
उनकी अगर वोट की वैल्यू देखा जाए तो इट इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000। ये 1/1000 बेसिकली एक फैक्टर है ताकि रिड्यूस कर दे, क्योंकि नहीं तो वो नंबर बहुत बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन और कितने मेंबर्स हैं, तो एक तरीके से एक यूनिफॉर्मिटी आ रही है, राइट। एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही है। जैसे मान लीजिए कोई किसी किसी उसकी किसी लेजिस्लेचर की 100 लोगों की पॉपुलेशन है और वहां 10 मेंबर है, तो हर किसी को कितना 10 वोट मिलेंगे। और किसी लेजिस्लेचर की 10 पॉपुलेशन है, वहां एक मेंबर है, तो हर किसी को कितना 10 वोट मिलेगा। तो आप देख रहे हो यूनिफॉर्मिटी आ गई है। बट अगेन दिस इज नॉट लाइक कि एब्सोल्यूट होती है, इट इज एज फार एज पॉसिबल, मतलब जितना हो सकता है उतना करेंगे। ओके, तो अगेन तो इसलिए बट दैट्स वाई इसमें देखा गया है कि कई बार कुछ स्टेट जिनकी ज्यादा वो होती है ज्यादा पॉपुलेशन होती है, वो एडवांटेज में होते हैं, क्योंकि देखिए इलेक्टेड मेंबर्स तो वहां ज्यादा इतने बढ़ नहीं पाए, बट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सो दैट्स वाई कुछ जो स्टेट्स है पॉपुलस स्टेट्स, उनको ज्यादा मिलता है। ओके, बट आई होप ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपको ये 100 और 10 के एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि किसी स्टेट में मान लीजिए, ये बहुत ही अजम्पशन है, ओके, कि मान लीजिए कि 100 पॉपुलेशन है और 10 एमएलए है, तो वहां हर एमएलए का वोट कितना 10 हो जाएगा, राइट। और कहीं पर मान लीजिए एक ही 10 पॉपुलेशन है और एक ही एमएलए, तो हर एमएलए का वोट की वैल्यू यहाँ भी 10 हो जाएगी। तो आप समझे, बट दिस इज एन आइडियल कंडीशन, असली में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन हर स्टेट की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जबकि ये जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स के इलेक्टेड मेंबर्स है इतने नहीं बढ़े। मूविंग ऑन, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज। अब यहाँ पर आप देखो पैरिटी कैसे एस्टेब्लिश होती है। पैरिटी मतलब कि कैसे एक एक लेवल की इक्वालिटी एस्टेब्लिश होती है। तो ये जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, जो हमने यहाँ पर हर स्टेट के कैलकुलेट किए, सबके वोट्स की टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ओके, प्लीज रिमेंबर यहाँ पर इलेक्टेड है और इलेक्टेड है। ओके, ये ध्यान में रखिए। ओके, नॉमिनेटेड का कोई रोल नहीं होता इलेक्शन में। ओके, सो आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि इसके थ्रू एक पैरिटी हो गई। ओके, now election is done on the basis of system of proportional representation by means of single transferable vote. now ये आपको थोड़ा समझना कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली जब इसमें इलेक्ट किया जाता है, whenever one is going for election, तो बेसिकली उनको एक बैलेट पेपर मिलता है। और मान लीजिए assume that there are three candidates for presidential election, राइट। तो किसी भी कैंडिडेट को क्या होगा कि आपको बैलेट में 1 2 3 करके अपनी प्रेफरेंस देनी होगी। यू वुड हैव टू गिव योर प्रेफरेंस टू दी कैंडिडेट्स कि 1 प्रेफरेंस पे मेरा कैंडिडेट ए है, 2 पे बी है, 3 पे सी है, यहाँ कोई 2 पे, यहाँ कोई 1 प्रेफरेंस पे बी रख दे, है ना, 2 पे ए रख दे। तो ऐसे सब हर कोई अपनी प्रेफरेंस देता है और ये बैलेट्स अपने जो है हर कोई अपना बैलेट में डाल देता है। तो ये तो हो गया कि कैसे वोटिंग होती है। ओके, कि वोटिंग में आपको बैलेट में मिलता है 1 2 3, आपको प्रेफरेंस देनी होती है, राइट। नाउ किसी को भी इलेक्ट होना होगा, इफ एनीवन नीड्स टू गेट इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, उसको एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट सिक्योर करना होता है। तो वो कोटा कैसे कैलकुलेट करते हैं? इलेक्टोरल कोटा, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, राइट, डिवाइडेड बाय 1 + 1 2, क्योंकि बेसिकली कितने सीट्स हैं उसके हिसाब से, +1, राइट। प्रेसिडेंट के केस में ये आ जाता है 51%। ओके, 51% और 51। ओके, नाउ वोटर्स गिव प्रेफरेंस, आपको पहले ही बता दिया। नाउ अब क्या होता है, सबने वोटर प्रेफरेंस वगैरह सब कुछ दे दी। अब फर्स्ट फेज में सारे बैलेट्स निकाल के काउंट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट्स देखते हैं कि फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बैलेट में 1 2 3 देखते हैं, तो पहले फेज फर्स्ट फेज में हम बस फर्स्ट प्रेफरेंस वोट को देखते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले। अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट फेज में ही, जब फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट काउंट्स हो रहे हैं, तभी इलेक्टोरल कोटे को सिक्योर कर लेता है, देन इन दैट केस ही इज इलेक्टेड। बट अगर वो सिक्योर नहीं कर पाता, इफ ही कुड नॉट सिक्योर इफ नो कैंडिडेट कुड सिक्योर एन इलेक्टोरल कोटा, यानी जो मैंने बताया 3 कैंडिडेट्स थे, राइट, फर्स्ट फेज की काउंटिंग हुई, राइट। और अगर 3 कैंडिडेट्स में मान लीजिए कैंडिडेट ए सिक्योर कर लेता इलेक्टोरल कोटा, जो प्रेसिडेंट के केस में 51% होगा, तो ही वुड हैव बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। बट
if no one is able to secure electoral quota, that no one is able to get 51% votes, then in that case क्या होगा, हम आएंगे सेकेंड फेज। अब सेकेंड फेज में क्या होगा, जो पहली चीज तो ये होगी, जो कैंडिडेट है जिसके लीस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस बैलेट्स हैं वो आर कैंसल्ड। तो कैंडिडेट्स विद लीस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस बैलेट्स आर कैंसल्ड। मतलब मान लीजिए कैंडिडेट सी है, उसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिला, तो उसके सारे फर्स्ट प्रेफरेंस वाले कैंसल्ड हो जाएंगे, एंड उसकी जो सेकंड प्रेफरेंस वोट्स है, मतलब इस कैंडिडेट्स को जो सारे वोट्स दिए गए हैं, इसको जो इसके केस में जिस मतलब मान लीजिए कि से 10 ऐसे वोट्स थे जिसमें कैंडिडेट को सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया, तो अब क्या किया गया, इन 10 वोट्स को कैंसिल कर दिया गया, इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस मतलब कैंडिडेट सी को हटा दिया गया। अब जो सेकंड प्रेफरेंस में इन वोट्स में जो है सेकंड प्रेफरेंस जिनको दी गई थी, वो जो है असाइन कर दिए जाएंगे फर्स्ट प्रेफरेंस, जो दूसरे जो बचे दो ए और बी थे, ए और बी थे, राइट, इसके जो सारे बैलेट्स फर्स्ट प्रेफरेंस वाले थे, उसकी सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे कि कितनों को सेकंड प्रेफरेंस में ए मिली है और कितनों को बी मिली है। ओके, और अब देखेंगे इसके बाद कि कोई इलेक्टोरल कोटा सिक्योर कर पाता है या नहीं। ओके, सो आफ्टर दिस वी विल सी हैज समबडी सिक्योर्ड इलेक्टोरल कोटा और नॉट। अगर नहीं होता तो फिर से एक और राउंड होगा। ओके, तो अगेन बट अगेन आप देख सकते हो क्योंकि दो ही कैंडिडेट बचे ए और बी, तो सेकेंड फेज में कोई ना कोई सिक्योर कर लेता है। वो तो जब होता थर्ड फेज, जब ए बी सी डी होता। तो मान लीजिए फर्स्ट फेज में हुआ कोई नहीं निकला तो डी निकल गया, सेकेंड फेज में भी कोई नहीं निकला तो सी निकल जाएगा, डी निकल गया, उसके वोट्स इन तीनों को मिल गए डी के। ओके, सेकेंड फेज में फिर सी निकल गया, सी के वोट्स इन दोनों को मिल गए सेकेंड प्रेफरेंस वाले। ओके, तो ऐसे चलता रहेगा, राइट। सो आई होप कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये आपको क्लियर है। ओके, नाउ हु हैज द पावर टू डिसाइड एनी डिस्प्यूट और डाउट रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कर रहे हैं उसमें मान लीजिए कोई डाउट या डिस्प्यूट आया, ओके, तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है फाइनल। तो अगेन एन इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई भी डाउट और डिस्प्यूट होगा रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, देन इट इज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। नाउ ऑल्सो एक और चीज है, इसमें एक एक्सेप्शन है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वैकेंसी इन इलेक्टोरल कॉलेज। मतलब कि कोई कोई सीट वैकेंट है और इलेक्टोरल कॉलेज फुल नहीं है, तो कोई इस बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकता इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, एंड इफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज हेल्ड वॉइड, अगर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को वॉइड मान लीजिए किसी ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, right, if somebody challenged in supreme court and supreme court said yes, this election is wrong, it is void, then what will happen to all these things that he has done earlier? उसने जो सारा पहले डिसीजंस लिए हैं प्रेसिडेंट ने, जो सारा एक्ट किया, उसका क्या होगा? they will not be void, वो void नहीं होंगे। okay, please remember this fact, right? तो ये जो प्रेजेंट सिस्टम है पूरा इलेक्शन का, इट मेक्स प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट्स। क्यों स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव कैसे है प्रेसिडेंट? क्योंकि स्टेट के जो एमएलएज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, नाउ हियर इट इज समथिंग फैक्चुअल कि क्या क्वालिफिकेशंस हैं टू गेट फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। तो क्वालिफिकेशंस बड़ी क्लियरली इधर मेंशन्ड है, आपको ये बस इनको रिवाइज कर करके यू हैव टू मेमोराइज इट। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, he should have completed 35 years of age, he should be member of qualified to be a member of Lok Sabha, यानी member of Lok Sabha बनने के लिए कुछ qualifications required है, जो आगे जब हम पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां देखेंगे। he should not hold any office of profit, right, he should not hold any office of profit, and he should like office of profit में ये चीजें नहीं आती हैं कि सिटिंग प्रेसिडेंट होना, वाइस प्रेसिडेंट होना, गवर्नर होना या मिनिस्टर ऑफ यूनियन और स्टेट इज नॉट अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो प्लीज रिमेंबर करिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट। नाउ ओथ ऑफ ऑफिस टू प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज इन हिज एब्सेंस। ओके, और प्रेसिडेंट की ओथ क्या है, प्लीज रिमेंबर दिस। क्यों मैं रिमेंबर करने के लिए बोल रहा हूं इसको, क्योंकि देखिए डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेसिडेंट ऑफ ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, बट पूछेंगे दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रेसिडेंट, और फिर उसमें इनमें से एक चीज दे देंगे या इनको ट्वीक करके दे देंगे।
दैट इज टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, मतलब जो उसको ये प्रेसिडेंट का ऑफिस है उसको फेथफुली उसकी जो ड्यूटीज हैं वो उसको परफॉर्म करनी चाहिए। टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को डिफेंड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है, एंड टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, so these are his duties। इसको देखिए आप रटिए मत बट समझिए। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दैट कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना और लॉ को डिफेंड करना, राइट, सर्विस एंड वेलबींग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, एंड टू फेथफुली एग्जीक्यूट, फेथफुली मतलब जो ऑफिस की ड्यूटीज हैं उसकी, उसको वो पूरी फेथफुली ही शुड परफॉर्म दोज ड्यूटीज। ओके, so these are all qualifications of president। ये आपको these you have to in a way try to memorize it, right। memorize भी मतलब समझ के करना है। ओके, क्योंकि हो सकता है एक स्टेटमेंट आपको प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आए, उनमें से एक स्टेटमेंट उसकी क्वालिफिकेशन से आए। ओके, नाउ कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, मतलब जब तक प्रेसिडेंट ऑफिस में रहेगा तब तक क्या कंडीशंस विल बी एप्लीकेबल ऑन हिम, दैट व्हाट कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड, right। So he should not be member of either house of parliament or state legislature। So please remember this, president cannot be member of either house of parliament or state legislature। He should not hold any other office of profit। He is entitled without payment or rent to the use of official residence, that is राष्ट्रपति भवन। जब तक सर्विस में, जब तक प्रेसिडेंट ऑफिस में है, he can he is entitled to the official residence, that is राष्ट्रपति भवन। sorry, राष्ट्रपति भवन। okay, right। now emoluments, allowance and privileges are determined by parliament, so this is important। तो प्रेसिडेंट के जो भी अलाउंसेस हैं, प्रिविलेजेस हैं और इमोल्यूमेंट्स हैं, मतलब जो भी पैसा प्रेसिडेंट को मिलता है, इट इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। बट ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट इसको ड्यूरिंग हिज टर्म डिमिनिश कर सकती, तो दिस कैन नॉट बी डन। ऑल्सो प्रेसिडेंट को काफी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज मिलती हैं, जैसे he has personal immunity from legal liability for his official acts, right। he has immunity from criminal proceeding during the term of the office। also कोई भी अगर सिविल प्रोसीडिंग करनी है प्रेसिडेंट की, तो पहले उसको एक सर्टेन पीरियड का नोटिस देना होता है। ओके, so these kinds of immunities and privileges are given to the president। अब आ जाते हैं टर्म ऑफ प्रेसिडेंट की, कितने टाइम तक का प्रेसिडेंट का टर्म होता है। तो टर्म इज, दिस इज वेरी सिंपल फैक्ट, टर्म इज 5 years। ही इज एलिजिबल फॉर री-इलेक्शन। ओके, यूएस में क्या होता है, बस 2 टर्म, 2 टर्म से ज्यादा कोई भी प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो सकता, राइट। एंड 2 तरीके से जो प्रेसिडेंट का टर्म है वो 5 साल से पहले एंड हो सकता है। एक तो नॉर्मली कि 5 साल हो गए तो एंड होगा, एक दूसरा केस है रेजिग्नेशन के बेसिस पे। और रेजिग्नेशन किसको देगा प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट से ऊपर तो कोई नहीं है, तो प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देता है वाइस प्रेसिडेंट। ओके, और रिमूवल थ्रू इम्पीचमेंट। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। नाउ वी विल सी अबाउट इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, जिसके थ्रू प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। ओके, और बस इसी प्रोसेस के थ्रू रिमूव किया जाए। So president can only be removed through the process of impeachment given in the constitution, and there is no other way he can be removed। Now, क्या ग्राउंड है, on which grounds president can be impeached? Okay, again this is something important। why this is important? because अभी यूएस का प्रेसिडेंट जो है, यूएस के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रम्प, उस अगेंस्ट हिम impeachment proceedings were there। okay, so that's why there is a possibility कि यहाँ पर भी पूछा जा सकता है। okay, तो किस ग्राउंड पे, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच? तो वो ग्राउंड बस क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक ही ग्राउंड मेंशन्ड है क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है देन ही कुड बी इम्पीच्ड। ओके, बट एग्जैक्टली और स्पेसिफिकली क्या है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिफाइन नहीं किया है। तो ये कौन करेगा, ये बेसिकली अगेन ये देखते हैं पार्लियामेंट में, जब उसके अगेंस्ट पास होगी तो वहां पर सारा ये सब जो आगे आप देखोगे कि पूरा इंक्वायरी चलती है, तो उसमें डिसाइड किया जाएगा। नाउ हाउ कैन इट बी इनिशिएटेड, कैसे एक इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग इनिशिएट किया जा सकता है?
फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ये तो आइदर हाउस मतलब वन कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग इन राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा, दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अगर इंट्रोड्यूस करना है तो इसके लिए आपको इम्पीचमेंट चार्जेस जो है इट शुड बी साइंड बाय 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड ऑल्सो 14 डेज का नोटिस देना चाहिए प्रेसिडेंट को। ओके, ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएट कभी भी 14 दिन का प्रेसिडेंट को नोटिस देना है, तभी आप उसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट का वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो, राइट? मोशन इंट्रोड्यूस कर सकते हो, रिजोल्यूशन इम्पीचमेंट का इंट्रोड्यूस कर सकते हो, राइट? सो प्लीज रिमेंबर दीज टू कंडीशंस, that impeachment charges should be signed by 1/4 members and there should be 14 days notice to the president before introducing impeachment resolution. Now कोई भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, and why this is important is because जो impeachment की proceeding है it should be passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership. तो इस टाइप की मेजोरिटी कहीं और मेंशन नहीं है, क्योंकि दूसरी जगह क्या है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, बट nowhere in the constitution 2/3 of total membership is mentioned. तो बस impeachment के लिए ही 2/3 of total membership, impeachment of president, उसी के लिए 2/3 of total membership of the house चाहिए. Okay, now once it is passed, एक बार अगर impeachment पास कर दिया एक हाउस ने, मान लीजिए राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और उसमें 1/4 हो गया, 14 दिन का नोटिस दे दिया और वहां 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप से पास हो गया, तो उसके बाद उसको सेंड करते हैं दूसरे हाउस में, और दूसरा हाउस जो है उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या ये चार्जेस सही हैं, राइट? और जब ये चार्जेस इन्वेस्टिगेट होंगे तो प्रेसिडेंट हैज राइट टू बी अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड इन दिस इन्वेस्टिगेशन. ओके, नाउ अब अगर दूसरा हाउस भी उसे मेजोरिटी ऑफ 2/3, राइट, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, ओके, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप से पास कर देता है तो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर देते हैं एंड ही इज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, राइट? अगेन कुछ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पर जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स है, राइट? नॉमिनेटेड मेंबर्स है, वो इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करते बट दे पार्टिसिपेट हियर. ओके, सो जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है आपके, वो इम्पीचमेंट में, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते बट दे पार्टिसिपेट हियर. ऑल्सो जो स्टेट और यूटी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते. तो नॉमिनेटेड मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं बट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, और स्टेट और यूटी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते बट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं. ओके, नाउ वैकेंसी मतलब जब कैसे प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो सकता है. ओके, वैकेंसी कैसे आ सकती है, जैसे हर जगह वैकेंसी आती है ना, आप बोलते हो कि वैकेंसीज चाहिए, वैकेंसीज है गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी, इसी प्रेसिडेंट के ऑफिस में मतलब खाली है, वी नीड अ प्रेसिडेंट. तो ऐसा कब हो सकता है, एक तो नॉर्मली जब उसका नॉर्मली टेन्योर जो है 5 ईयर का प्रेसिडेंट का एक्सपायर हो जाए, तो जब ऐसे होगा तो जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट के दे मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, राइट? और ऐसे केस में क्या होता है कि अगर मान लो कुछ डिले वगैरह हो गया तो जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है he could continue till the new president assumes charge. And again this is very important, please ध्यान रखिए, इस पे एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रखा है, राइट? तो बेसिकली नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मान लीजिए नॉर्मली किसी प्रेसिडेंट का टर्म टेन्योर एंड हो रहा है 5 साल का, और मान लीजिए नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करने में कुछ टाइम लग गया, तो if there is some time in electing new president and the tenure of existing president is ending, then that outgoing president can continue till the new president assumes the charge. Okay, so उसका 5 साल से ज्यादा tenure हो जाएगा, his tenure will be extended beyond 5 years. Okay, now by resignation, removal, death or otherwise, okay, ये एक और ये कुछ और वेज हैं जिसमें वैकेंसी आ सकती है, राइट? अदरवाइज में आप सब समझ सकते हैं, अदरवाइज में क्या आ जाता है कि मान लीजिए इम्पीचमेंट, ओके, सॉरी इम्पीचमेंट इधर आ जाता है, अदरवाइज कुछ और मतलब कारण हो सकते हैं, कोई भी और कारण इसके अलावा जिसके कारण प्रेसिडेंट इज नॉट देयर. तो इस केस में क्या होगा, इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ, 6 महीने, जिस डेट से वैकेंसी अराइज हुई इस केस में उस डेट से 6 मंथ्स के अंदर इलेक्शन होने चाहिए. ओके, तो प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था इसमें ऐसी और पूछा था कि क्या वाइस प्रेसिडेंट के लिए ये प्रोविजन है या नहीं है.
और वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्रोविजन नहीं था। ओके, तो ये प्रेम से क्वेश्चन आया था। So election should be held within 6 months from the date of vacancy if it arises due to resignation, removal, death, or otherwise. Right? Now, इस केस में क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो है आपका, इस केस में जो है वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट। ओके, देखिए नॉर्मली टेन्योर एंड हो रहा है, इफ टेन्योर इज एंडिंग नॉर्मली देन वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट एक्टिंग एज प्रेसिडेंट। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। अगर प्रेसिडेंट का टेन्योर नॉर्मली एंड हो रहा है, उस केस में वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट एक्ट एज प्रेसिडेंट। उस केस में जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है, the outgoing president continues till the new president assumes the charge. Okay, but अगर vacancy due to resignation, removal, death or otherwise हुई है, then vice president act as president. Okay, and अगर vice president भी नहीं है तो chief justice of India, अगर chief justice of India भी नहीं है तो senior most judge. Also, vice president also acts as president if president is unable to discharge his functions due to absence, illness and any other cause. एंड ऑल्सो जब भी कोई भी अगर वाइस प्रेसिडेंट या अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं हुआ तो सीजीआई, इफ ही इज एक्टिंग एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन इन दैट केस दैट पर्सन जो भी लाइक वाइस प्रेसिडेंट है, so he gets all the powers, privileges and immunities of president. Okay, तो प्लीज ये पॉइंट भी आपको आई होप क्लियर होगा। okay? Now moving on, now ये थोड़ा कंबरसम पार्ट है, हियर आई वुड रिकमेंड, मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए लक्ष्मीकांत से ही और कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर से थोड़ा बहुत उठा के आपको यहाँ पर मैंने दे दिया है। सो अगेन ये जो पावर्स और फंक्शंस है, आई वुड रिकमेंड आप इस सब के थ्रू खुद से जाइए। ओके, अगेन क्योंकि मैं हर एक को डिटेल में करूंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा और ये बहुत ही फैक्चुअल चीज है। राइट, सो मैं ब्रीफ में जल्दी जल्दी मेंशन करूंगा। राइट, तो देखिए सिंस ही इज हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स है। तो लेट्स सी क्या पावर, एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है। राइट, सो ऑल द एक्शंस एंड डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर है दे आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, बट उसको एक्सरसाइज करना आगे आप देखोगे कई कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन है उनको एक्सरसाइज। इनफैक्ट आप देखोगे आगे कि इन रियलिटी प्रेसिडेंट डज नॉट एक्सरसाइज दोस पावर। इन रियलिटी वो पावर्स कौन एक्सरसाइज करती है, Council of Ministers headed by the Prime Minister. Now again he can make rules specifying the manner in which orders and instruments made and executed in his name shall be authenticated. तो आप यहाँ देख रहे हैं बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो है सारे जो एक्शंस और डिसीजंस है गवर्नमेंट के, दे आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो वो कैसे होगा, उसके लिए रूल्स कौन बना सकता है, हाउ दिस विल बी डन, उसके लिए रूल्स कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट। And he can also make rules for convenient transaction of business as well as allocation of business among ministers. So under this आपने पढ़ा होगा अगर कभी, तो there are allocation of business rules and transaction of business rules. तो ये प्रेसिडेंट ने मतलब ऑन दी अगेन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाए हैं। राइट, now he appoints prime minister, other ministers, attorney general, CAG, finance commission, UPSC and joint public service commission के members, CEC and EC। तो अगेन ये याद रखिए कि प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है। अगेन ऐसा नहीं है कि अपनी मनमर्जी चला सकता है। इनफैक्ट देखिए अभी आप सारी पावर्स देखिए, लास्ट में आपको पता चलेगा कि ये सारी पावर्स प्रेसिडेंट नहीं एक्सरसाइज कर सकता रियलिटी में, ये तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। ओके, so he can appoint commissions to investigate condition of SC, ST and other backward classes. So and again directly administer UTs and administrators by appointed by him. So UTs को भी directly administer करता है president through administrators appointed by him, right? And again there are some other things like seek any information regarding administration of affairs of union and proposals for legislation, right? Require prime minister। मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए कोई ऐसा डिसीजन लिया किसी मिनिस्टर ने, से एन इंडिविजुअल मिनिस्टर टुक अ डिसीजन, इंडिविजुअल मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया कि रिगार्डिंग समथिंग, बट प्रेसिडेंट फील्स दैट इट इज नॉट राइट। सो प्रेसिडेंट कैन आस्क प्राइम मिनिस्टर कि ये डिसीजन जो है आप रिकंसिडर करिए विथ योर होल काउंसिल। ओके, एंड ही कैन अपॉइंट इंटरेस्टेड काउंसिल, ये तो आपने पीछे ही पढ़ा था। ओके, एंड ये जो इंपॉर्टेंट एडिशन है प्लीज आप देखिए, whom all can be removed by the president. So and again this is important point, ये डीडी बसु से लिया गया है। ओके,
तो प्लीज इसको देखिए आप। तो जो आपका प्रेसिडेंट है, ही कुड रिमूव मिनिस्टर्स इंडिविजुअली, he could remove attorney general of india because under attorney general of india is on pleasure of president. Again, governor of state को भी रिमूव कर सकता है, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, स्टेट पीएससी, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड इलेक्शन कमिश्नर, और ऑन एन एड्रेस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो दीज आर ऑल बेसिकली वाइड एग्जीक्यूटिव पावर्स। ओके, फिर ऐसी आ जाती लेजिस्लेटिव पावर्स। अगेन देखिए, समनिंग, प्रोरोगेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ही कैन आल्सो समन अ जॉइंट सिटिंग। एक मिनट, जरा मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। तो ही कैन समन, समन मतलब आगे जब हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये सारी पावर्स, इनफैक्ट ये जो सारी पावर्स इधर लिस्ट दे रखी है ना, ये सारी पावर्स आगे आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ोगे, जब जुडिशियरी के बारे में पढ़ोगे, राइट, तो ये सारी पावर्स आपको पता चलेगी। ओके, तो समन करना मतलब पार्लियामेंट को समन करना, प्रोरोग मतलब उसको स्टॉप करना, किसी कोई सेशन चल रहा है उसको खत्म करना। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मतलब जो लोअर हाउस है उसको डिसॉल्व करना, मतलब उसको पूरा कंप्लीटली जो सारे यू नो कि सब जो एमपीज है उनको हटा के, जो जो मेंबर ऑफ लोकसभा है उनको हटा के फिर से एक नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट की जाए। ओके, ही कैन ऑल्सो समन अ जॉइंट सिटिंग। ओके, जॉइंट सिटिंग जब डेडलॉक होता है, राइट, जब ये आप आगे पार्लियामेंट के उसमें पढ़ोगे, ओपनिंग एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर एंड आफ्टर जनरल इलेक्शन जो है, ओपनिंग एड्रेस कहाँ, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जो है सबसे पहला एड्रेस होगा प्रेसिडेंट का, हर साल के फर्स्ट सेशन में और हर जनरल इलेक्शन के बाद के फर्स्ट सेशन में। ओके, he has right to address and send messages. Okay, so he can again at any time also he could go and address the parliament. Okay, and also send messages, nominating members to the house. Okay, laying reports, आप सब जानते हो, सीएजी अगर रिपोर्ट देता है तो वो प्रेसिडेंट lays that report before parliament. He can appoint any member of, again ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए अगर स्पीकर भी नहीं है और डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, इफ देयर इज नो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा, देन प्रेसिडेंट हैज पावर टू अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ लोकसभा टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग्स। ओके, जब दोनों स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के ऑफिसेस वेकेंट है, देन प्रेसिडेंट कैन देखिए, इट इज वेकेंट नॉट एब्सेंट, प्लीज ध्यान रखिए। ये देखिए आगे जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे वहां भी आएगा, it is vacant not absent, तो vacant है, in that case president can appoint any member of lok sabha to preside over the proceedings। okay, same है राज्यसभा के साथ, अगर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन दोनों ऑफिस वेकेंट है तो in that case president can appoint a person from राज्यसभा to preside over its proceedings। कई जो बिल हैं, राइट, कई बिल्स होते हैं लेजिस्लेटिव बिल्स, जैसे आर्टिकल 3 में हो गया आपका, मनी बिल में हो गया, या बिल अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, या स्टेट का कोई, इवन स्टेट का कोई ऐसा बिल हो गया जो इंटरस्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट का प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, राइट। नाउ वीटो पावर्स एंड असेंट टू यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेशन, ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड मेकिंग रेगुलेशंस फॉर पीस, प्रोग्रेस, गुड गवर्नमेंट ऑफ अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। प्लीज रिमेंबर ये एक मर्ज होके एक ही यूटी हो गया है। नाउ दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव इज ओनली वन यूटी, राइट, लद्दाख इज अनदर यूटी। ओके, ये प्रेसिडेंट की कुछ फाइनेंशियल पावर्स हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मनी बिल क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे। तो मनी बिल बिना उसके रिकमेंडेशन के पार्लियामेंट में नहीं लाया जा सकता, राइट। अगेन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, दैट इज बजट जो हम बोलते हैं, वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में पुट्स इट ऑन इन द टेबल ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं कैन बी मेड। ओके, अगेन डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है ये आगे हम पढ़ेंगे। ओके, ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया फॉर एनी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। ही कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंस कमीशन। ओके, फाइनेंस कमीशन आप सब जानते हैं जो रेवेन्यू डिवाइड करती है। तो हु कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंस कमीशन? प्रेसिडेंट, प्लीज रिमेंबर दिस। इसी तरीके से जुडिशियल पावर है, ग्रांट, पार्डन, रिप्राइव, डिस्पाइट रेमिशन और सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन ऑफ ऑफेंसेस जो कोर्ट मार्शल के हों,
या यूनियन लॉ के अगेंस्ट ऑफेंसेस हो, या जहां सेंटेंस डेथ सेंटेंस दी गई हो। तो ऐसे ऑफेंस में प्रेसिडेंट के पास पावर है। अगेन ये जो सारी पावर्स हैं ये आगे हम डिटेल में देखेंगे अभी अभी। ही कैन ऑल्सो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ और फैक्ट। बट जो सुप्रीम कोर्ट ऐसे केस में जो एडवाइस देता है वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है। ओके, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट। जस्ट नाउ नेक्स्ट कम्स दी डिप्लोमेटिक पावर्स। ओके, तो डिप्लोमेटिक पावर्स में क्या, बेसिकली जो सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज है, राइट, इंटरनेशनल ट्रीटीज हो गई, एग्रीमेंट्स हो गई, आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। तब उस पे साइन किसका होगा, प्रेसिडेंट का। ओके, तो बट दे आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए जो पावर है बट उस पे क्या है, लिमिटेशन भी है, राइट। सिमिलरली ही रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल forums, okay, and affairs, and sends and receives diplomats like ambassadors, high commissioners. Okay, military powers, he is supreme commander of defense forces of India. So please remember this one aspect. But again ऐसा नहीं कि वो सुप्रीम कमांडर डिफेंस फोर्सेस का तो वो कल बोल देगा अकेले खुद ही से कि किसी पे भी अटैक कर दो, ऐसा नहीं है, राइट। ही ऑल्सो अपॉइंट्स चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। बट ये सब पावर ही एक्सरसाइजेस ऑन aid and advice of Council of Ministers headed by PM. Okay, and also he can declare war, conclude peace, but this is also subject to approval of Parliament. तो ये जो है ये है aid and advice of Council of Ministers, and declare war or conclude peace is on the subject to approval of Parliament. एंड लास्टली इमरजेंसी पावर्स, मैंने आपको बताई थी 3 टाइप की इमरजेंसीज। ओके, जो आपको पता है, नेशनल हो गई, प्रेसिडेंट्स रूल हो गया, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, अब आ जाते हैं प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स। ओके, तो जब भी देखिए, ये आगे आप पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, कोई भी बिल होता है उसको अगर इफ इट हैज टू बिकम अ लॉ तो उसको पहले तो लोकसभा से पास होना हो। देखिए, लोकसभा या राज्यसभा से पहले पास हो, फिर राज्यसभा या लोकसभा से पास हो, और लास्टली प्रेसिडेंट के पास जाता है। फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो उसको एसेंट देनी होती। तो क्या करेगा, अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आया तो ही कुड गिव हिज एसेंट कि हाँ इसको लॉ बना दिया जाए, विथहोल्ड हिज एसेंट, राइट, एंड रिटर्न द बिल। अब आप सोचोगे कि प्रेसिडेंट को ये पावर देने की जरूरत क्या है, व्हाई द नीड टू गिव दिस वीटो पावर। तो बेसिकली दिस पावर इज टू गिवन टू चेक हेस्टी लेजिस्लेशन। मतलब ऐसा कोई लेजिस्लेशन ना हो जो जल्दबाजी में कोई लेजिस्लेशन किया जाए। ओके, तो ऐसे हेस्टी लेजिस्लेशन को चेक करने के लिए जो है वीटो पावर्स दी जाती हैं प्रेसिडेंट को। ओके, तो मान लीजिए कोई बिल आया प्रेसिडेंट के पास, तो ही कुड गिव हिज एसेंट, विथहोल्ड हिज एसेंट, और रिटर्न द बिल। रिटर्न मतलब वापस दे सकता है कि आप फिर से प्रेसिडेंट को रिटर्न द बिल टू द पार्लियामेंट टू एंड से देम टू दैट यू शुड रिकंसिडर दिस बिल। बट अगर फिर से उस बिल को पास कर दिया पार्लियामेंट ने विथ और विदाउट अमेंडमेंट, मतलब कोई चेंज करके या बिना चेंज के, देन उसको असेंट देनी ही है। तो प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप यू गेट द आइडिया कि प्रेसिडेंट के पास अगर कोई बिल आएगा तो उसको क्या कर सकता है। अगेन वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन टू यू गाइस कि देखिए, प्रेसिडेंट के पास जो ये वीटो पावर्स है, इसका रीजन क्या है, टू चेक हेस्टी लेजिस्लेशन। और आगे आप देखोगे कि कई जगह ये वीटो पावर्स है ना, कुछ वीटो पावर्स में प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन है, बट कुछ वीटो पावर्स में डिस्क्रिशन नहीं है। तो ये हम आगे देखेंगे। ओके, नाउ अगर बिल रिटर्न कर दिया बट उसके बाद पार्लियामेंट ने फिर से पास कर दिया तो ही हैज टू गिव अस। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ वीटो, किस टाइप की वीटो पावर होती है। ओके, पहला हो गया एब्सोल्यूट वीटो, मतलब कि नहीं, बिल पास नहीं करना। ओके, विथ होल्ड द असेंबली। तो इसमें क्या है, ये यूज हो सकता है, एक तो प्राइवेट मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर बिल के केस में यूज हो सकता है ये, राइट। प्राइवेट मेंबर बिल अगर आप नहीं समझते, राइट, सो बेसिकली ऐसा बिल जो गवर्नमेंट मिनिस्टर ने नहीं इंट्रोड्यूस किया, या गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने नहीं, ऐसा बिल जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। So a bill which is not introduced by a minister of government is called a private member bill.
ऑल्सो गवर्नमेंट बिल, मतलब जो गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है, राइट, अगर गवर्नमेंट बिल है कोई, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट एसेंट विथहोल्ड कर सकता है, बट तब ओनली व्हेन जब वो गवर्नमेंट मेजोरिटी लूज कर दे और नई गवर्नमेंट जो आए, राइट, ओनली व्हेन दैट दैट जो विच गवर्नमेंट ब्रॉट दिस दैट बिल लूजेस मेजोरिटी, एंड जो नई गवर्नमेंट आए वो बोले कि इसको पास नहीं करना, द न्यू गवर्नमेंट एडवाइजेस प्रेसिडेंट दैट नॉट टू गिव असेंट, तो इस केस में प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकता है। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर कि एब्सोल्यूट वीटो प्रेसिडेंट कब यूज कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका सस्पेंसिव वीटो। ओके, तो सस्पेंसिव वीटो जो है, दैट इज ये जो पावर है आपकी रिटर्न बिल करने की, ओके, ये हो गई सस्पेंसिव वीटो। बट अगेन ये जो पावर है प्रेसिडेंट को, ये वीटो पावर, ये मनी बिल के केस में एप्लीकेबल नहीं है। सो प्लीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, there is no power of suspensive veto in case of money bill. And again, अगर अगर यू नो वंस अगेन एक और दूसरी क्या लिमिटेशन है कि अगर सेम ऑर्डिनरी मेजोरिटी के साथ वो बिल पास कर दिया गया दोबारा, राइट, देन इट इज ओवररिडन। ओके, देन दैट इज दिस सस्पेंसिव वीटो इज ओवररिडन। एक है क्वालिफाइड वीटो। तो क्वालिफाइड वीटो, तो बेसिकली ये क्या है, ये सस्पेंसिव वीटो का ही मतलब एक वेरिएंट है, जिसमें दोबारा हायर मेजोरिटी, इसमें तो सेम ऑर्डिनरी मेजोरिटी से पास करना है, बट यहां पर हायर मेजोरिटी, मान लीजिए पहले 50% लोगों ने पास किया बिल, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने, सॉरी, लोग मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके, प्रेसिडेंट ने उसको रिटर्न कर दिया, सो नेक्स्ट टाइम इट हैज टू बी पास्ड बाय हायर मेजोरिटी से 66% और 2/3, ओके, तभी वो ओनली देन इट कुड ओवरराइड। तो ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये यूएस में अवेलेबल है। ओके, यूएस प्रेसिडेंट को ये अवेलेबल है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट इज पॉकेट वीटो, दैट इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। मान लीजिए कोई बिल गया, और ये क्यों आता है प्रेसिडेंट के, ये इंडिया के प्रेसिडेंट के पास पावर है ये, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना कोई टाइम लिमिट नहीं है, दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट हैज दिस पावर। ओके, तो बेसिकली क्या है, मान लीजिए कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आया फॉर एसेट, नाउ प्रेसिडेंट कैन, व्हाट प्रेसिडेंट कैन डू इज ही कुड टेक नो एक्शन ऑन दैट बिल, मतलब कोई भी एक्शन ना ले, राइट, उसको ऐसे ही रखे रखे, ओके, ना उसको हाँ बोले, ना बोले, ना वापस भेजे, ओके, तो नाइदर प्रेसिडेंट गिव्स इट्स एसेंट और विथहोल्ड हिज एसेंट और रिटर्न द बिल, राइट। और ऐसा क्यों कर सकता है प्रेसिडेंट, व्हाई दिस पावर, बिकॉज there is, please, important thing, okay, this is important, there is no time limit in, no time limit, okay, this should be no time limit, there is no time limit in constitution for assent, okay, so therefore president can take no action for indefinite time। नाउ प्रेसिडेंट की ये तो हमने देखी, जो जो पार्लियामेंट का जैसे लेजिस्लेशन पास है उसके ऊपर क्या वीटो पावर, स्टेट लेजिस्लेशन जो पास होता है उसके ऊपर भी प्रेसिडेंट की वीटो पावर, ओके, और वो कैसे आती है, बिकॉज आगे आप पढ़ोगे कि गवर्नर जो है उसको पावर है, गवर्नर को, कि मान लीजिए कोई बिल पास होके गवर्नर के पास आया फॉर हिज एसेंट, क्योंकि स्टेट लेवल पे भी यही होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर एक बिल पास करेगा और गवर्नर एसेंट देगा और फिर वो लॉ बनेगा। तो गवर्नर के पास आता है, तो गवर्नर के पास एक चॉइस होती है कि ही कुड आइदर, यही तीन चीज कर सकता है कि उसको या तो एसेंट दे दे, या विथहोल्ड कर ले, या रिटर्न कर दे, बट एक और चीज कर सकता है गवर्नर, ही कुड ही कुड रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब गवर्नर क्या कर सकता है, उस बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है। ओके, नाउ इस केस में ये प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, president can give his assent, president can withhold his assent, president can return the bill। now this is important, ये देखिए ये एक्सेप्शन वाला पॉइंट है, तो ये इंपॉर्टेंट, राइट। सो प्रेसिडेंट देखिए यहाँ पर अगर रिटर्न करता है और मान लीजिए फिर से स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास करता है, तो पहली चीज तो अगर फिर से स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास करता है तो वापस प्रेसिडेंट के पास आएगा, गवर्नर के पास नहीं। दूसरी चीज कि अगर फिर से पास करते तो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट के केस में क्या था, अगर प्रेसिडेंट ने बिल रिटर्न किया और फिर से पास कर दिया गया बिल विद सिंपल मेजोरिटी, विद सेम मेजोरिटी, तो प्रेसिडेंट को क्या है, उसको अप्रूव करना पड़ेगा, उसको असेंट देनी पड़ेगी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ओके, एंड ऑल्सो कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो ही हैज पॉकेट वीटो। नाउ वीटो पावर्स बिल वाइज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कोई वीटो पावर नहीं है, मनी बिल में रेटिफाई, रिजेक्ट बट रिटर्न नहीं किया जा सकता है, ऑर्डिनरी बिल में तीनों वीटो पावर, रेटिफाई, रिजेक्ट, रिटर्न, एज वेल एज
पॉकेट वीटो, ओके ओके, सो सारी पावर्स है, ओके। और टेक्निकली देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी पॉकेट वीटो है, बट कभी एक्सरसाइज नहीं किया गया। तो ये हो गया वीटो पावर। अब यहाँ पर हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में बात करते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है, देखिए ऐसा है कि पार्लियामेंट हमेशा नहीं चलता, राइट। पार्लियामेंट डज नॉट रन ऑलवेज। और एक लॉ बनाने के लिए आपको पता है, अगर अभी आपने देखा, लॉ बनाने के लिए पहले वो हाउसेस पास करे हो, किसी भी बिल को पास करे। बट आप जानते हो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि लोकसभा सेशन में नहीं है, राइट। लोकसभा इज नॉट इन सेशन, ओके, लोकसभा नहीं चल रही, तो दोनों हाउसेस तो है नहीं। तो अब ऐसे में क्या है, ऐसे में कोई बिल तो हम पास नहीं कर सकते। वी कैन नॉट पास अ बिल इन सच ए कंडीशन वेयर लोकसभा इज नॉट इन सेशन। बट से अगर कोई इमरजेंसी आ जाए और उसके लिए बिल पास करना है, तो इफ देयर इज एन इमरजेंसी एंड वी नीड अ बिल फॉर दैट, तो इन दैट केस प्रेसिडेंट को पावर दिए कि प्रेसिडेंट कैन मेक एन ऑर्डिनेंस, राइट। ही कैन मेक एन ऑर्डिनेंस। बेसिकली ऑर्डिनेंस इज समथिंग लाइक जो एक लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की, ओके। ऑर्डिनेंस इज लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, और इसका इफेक्ट एक पार्लियामेंट्री एक्ट के बराबर ही है। So the effect of ordinance is same as a parliamentary act, right? It is given in 123 of the Constitution, and it can only be used at the time of recess of Parliament, right? So limitation क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ऑर्डिनेंस जब भी बनाया जा सकता है when both houses are not in session or either of the two houses are not in session, ओके। क्यों? क्योंकि देखिए लॉ बनाने के लिए दोनों हाउसेस की जरूरत होती है, दोनों हाउसेस को पास करने के। टाइम लिमिट, दूसरी पहली चीज तो ये है कि जब हाउसेस सेशन में नहीं है तभी बनाया जा सकता है। दूसरी चीज है टाइम लिमिट। जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस सीजेस टू ऑपरेट ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 वीक फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट। मतलब मान लीजिए, देखिए कभी मान लीजिए किसी टाइम के लिए, देखिए कोई मान लीजिए लोकसभा सेशन में नहीं थी और उसमें कोई लॉ लाना पड़ा, तो एक ऑर्डिनेंस बना के उस पर लॉ लिया है, ओके। बट नाउ व्हाट विल हैपन, अब मान लीजिए लोकसभा सेशन में आई, तो फ्रॉम द डेट लोकसभा कम्स इन सेशन, ओके, वहां से 6 वीक्स तक रीअसेंबली तक ऑफ पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट सेशन में आया, तो 6 वीक के अंदर, जब पार्लियामेंट सेशन में आया उसके 6 वीक्स के अंदर जो है ऑर्डिनेंस पास होना चाहिए, ओके। तो अगर इसमें देखें तो मैक्सिमम टाइम क्या क्या हो सकता है, एक ऑर्डिनेंस चल सकता है 6 months एंड 6 वीक्स। अब आप पूछोगे मैंने 6 months क्यों बोला, क्योंकि पार्लियामेंट के कोई भी दो सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो सकता, ओके। अगेन ये वाला फैक्ट आप आगे भी पढ़ोगे, ओके, राइट। और मान लीजिए 6 वीक से पहले भी, इवन बिफोर 6 वीक, एक ऑर्डिनेंस लैप्स हो सकता है अगर दोनों हाउस जो पार्लियामेंट के एक रिजोल्यूशन पास करते हैं डिसअप्रूविंग दी ऑर्डिनेंस, ओके, तो वो खत्म हो जाता है, ओके। नाउ रूल्स ऑफ लोकसभा मैंडेट करते हैं कि जब भी किसी ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए कोई बिल आ रहा है, तो उस बिल में मेंशन करें कि क्या सर्कमस्टांसेस थी कि ऑर्डिनेंस की जरूरत पड़ी, ओके। व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस व्हिच नेसेसिटेटेड द नीड फॉर एन ऑडियंस, राइट। और ऑल्सो सिंस ये एकदम एक पार्लियामेंट, सिर्फ टाइम लिमिट को छोड़ के ये जो एक ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट बनाता है उसका पूरा इफेक्ट एक पार्लियामेंट्री लॉ के बराबर है। तो मतलब it can only be made on matters in which parliament can make laws. It cannot violate fundamental. तो जो सारी limitations parliamentary laws पे हैं, वही सारी limitation जो है ordinance पे भी आती है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन दी है, जैसे कूपर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन, तो बेसिकली देखिए कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन की ऑर्डिनेंस की जरूरत है, ये सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट could question this on the ground of malafide in judicial review, okay। तो ये जुडिशियल रिव्यू जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ओके। प्लीज कीप दिस इन माइंड। और बाद में डीसी वाधवा एंड कृष्ण कुमार सिंह केस में होल्ड किया था कि अगर ऑर्डिनेंस पावर का ऐसा यूज किया जा रहा है, इट इज यूज टू बाईपास द लेजिस्लेशन, मतलब बार बार ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं, ओके, विदाउट पुटिंग देम इन दी पार्लियामेंट, ओके, उनको पार्लियामेंट में पुट नहीं करे और बार बार सेम टेक्स्ट के साथ रिप्रोमलगेट कर रहे हैं, तो इट इज बेसिकली ट्राइंग टू बाईपास द पार्लियामेंट, ओके। कि लॉ मेकिंग तो पार्लियामेंट का काम है, बट
कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी थी प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट बट उसको रेगुलरली यूज कर रहा है, तो देन इट इज अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द पार्डनिंग पावर। ओके, सो यहाँ पर टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर है, आप देख सकते हो। पार्डन मतलब rescinds both sentence and conviction and absolves offender from all punishment and disqualification। मतलब पार्डन मतलब कंप्लीटली उसकी सारी पनिशमेंट वगैरह सब कुछ खत्म कर दी। ओके, ही इज नो लॉन्गर लाइक कोई उस पर पनिशमेंट नहीं होगी और कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं। ओके, कम्यूटेशन मतलब सब्सटीट्यूट विथ लाइटर पनिशमेंट। मान लीजिए डेथ पेनल्टी है तो उसको घटा के हम रिगोरस इम्प्रिजनमेंट कर देंगे। रेमिशन नाउ रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ सेंटेंस। मान लीजिए रिगोरस इम्प्रिजनमेंट 10 साल का है तो उसको रेमिट करके हम कर देंगे 5 साल। हम नहीं, मतलब प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट। डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब बेसिकली ड्यू टू सम स्पेशल रीजंस, कुछ जैसे मान लीजिए कोई लेडी है और प्रेग्नेंट है। ओके, तो ड्यू टू दीज स्पेशल रीजंस एक लेसर सेंटेंस दी जा सकती है। लेसर सेंटेंस इज गिवन इंस्टेड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पेनल्टी। या कोई डिसेबल्ड है या कोई मेंटली चैलेंज्ड है तो उनको ड्यू टू दीज स्पेशल रीजंस उनको लेसर सेंटेंस दे सकते हैं। ओके, इन रिप्राइव बेसिकली स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। तो बेसिकली आपने देखा होगा निर्भया केस में कुछ ने इस रिप्राइव की बात की गई थी कि उनकी डेथ, उनको सेंटेंस क्या मिली थी, डेथ पेनल्टी की। तो उन्होंने क्या कहा कि हमें रिप्राइव दिया जाए जब तक हमारा केस चल रहा है, या जब तक हमारा उनका जो प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन थी उनको पार्डन करने की, तब तक उनका एग्जीक्यूशन ना किया जाए, उनकी जो सेंटेंस है वो एग्जीक्यूट ना की जाए। जस्ट अ सेकेंड। तो अब हम आते हैं डिफरेंस इन दी पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो पार्डन करने की पावर है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंसेस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल। मतलब मिलिट्री कोर्ट्स ने अगर कोई सेंटेंस दी हो तो वो प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, बट वो गवर्नर नहीं पार्डन कर सकता। ओके, नेक्स्ट इज इनफैक्ट जो गवर्नर है वो मिलिट्री कोर्ट मार्शल इनकी सेंटेंस में कुछ भी नहीं कर सकता। ओके, नाउ प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस व्हाइल गवर्नर कैन नॉट। ओके, गवर्नर कैन ओनली सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट अ डेथ सेंटेंस, but he cannot pardon a death sentence। Okay, so please remember this, another important part: governor cannot pardon a death sentence, he can only suspend, remit and commute a death sentence। Okay, and also in matters of union law, so basically देखिए पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट की है, यानी पार्डन करना, कम्यूट करना, रेमिट करना, रिस्पाइट करना, ये करना, ये सब यूनियन लॉ रिलेटेड ऑफेंस के लिए, यूनियन लॉ रिलेटेड चीजों के लिए प्रेसिडेंट करेगा। ओके, बट अगर स्टेट लॉस के रिलेटेड होगा तो उसमें पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, डिस्पाइट, रिप्राइव जो है वो कौन देगा, गवर्नर। बट अगेन इवन अगर स्टेट लॉ में डेथ पेनल्टी है तो उसको बस प्रेसिडेंट, उसको और अगर पार्डन करना है तो वो बस प्रेसिडेंट कर सकता है। okay? अब आ जाते हैं हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। देखिए आपने ये सारी पावर्स देखी, इतनी सारी, देखिए ये सारी तो आप डायरेक्टली पढ़ोगे। ओके, तो ये आपको रिवाइज करनी ही है, राइट। बट ये सारी पावर्स एक्सरसाइज करने पे लिमिटेशंस है, और बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस ओनली कॉन्स्टिट्यूशन की हम बोलते हैं जो हमारा प्रेसिडेंट है ही इज नॉमिनल हेड, क्योंकि ये सारी पावर प्रेसिडेंट नहीं एक्सरसाइज कर रहा है, ये सारी पावर तो कोई और एक्सरसाइज कर रहा है। तो दी एग्जीक्यूटिव पावर, पहली लिमिटेशन तो ये है कि जो भी उसको एग्जीक्यूटिव पावर दी गई है इट शुड बी एक्सरसाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कि जो भी पावर्स उसको दी गई है ही शुड एक्सरसाइज इट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर नहीं करता वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन उन पावर्स को एक्सरसाइज, देन ही कुड बी इम्पीच्ड। ओके, he should act on aid and advice of council of ministers headed by prime minister। okay, now this is very important। okay, तो देखिए आप लोग अब सोचेंगे कि यार एड एंड एडवाइस ही तो है, एडवाइस है तो प्रेसिडेंट तो अपनी मर्जी चला सकता है। ओके, प्रेसिडेंट कैन डू वॉट एवर ही वांट्स, यूज हिज डिस्क्रिशन, बट ऐसा नहीं है। इनिशियली जो था, पहले जुडिशियली इट वाज एस्टेब्लिश्ड दैट जब एड एंड एडवाइस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो प्रेसिडेंट इज ओनली अ नॉमिनल हेड और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, एंड ही इज
बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, तो पहले तो जुडिशरी ने ही 1959 में होल्ड किया था कि यस, प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कि पहले तो एक तो चीज ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो उसमें कन्वेंशन होता है। जब एड एंड एडवाइस की बात करते हैं तो कन्वेंशन होता है कि प्रेसिडेंट इज नॉर्मली बाउंड बाय इट, मतलब जो हेड है ही इज नॉमिनल एंड ही इज बाउंड बाय इट, उसको उसके पास रियल पावर्स नहीं। दूसरा, जुडिशली भी एस्टेब्लिश किया गया था ये जुडिश, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही इंटरप्रिटेशन निकाला इसका। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब आया तो इट एक्सप्लिसिटली मेड प्रेसिडेंट बाउंड टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस। ओके, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में प्रेसिडेंट को एक्सप्लिसिटली उसमें लिखा गया कि प्रेसिडेंट इज यू नो बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। ओके, उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट में एक बेसिकली इसमें चेंज लाया गया दैट वो एक बार जो एड एंड एडवाइस उसे मिली है ही कुड सेंड इट वंस फॉर रिकंसिडरेशन, बट रिकंसिडरेशन के बाद जो भी एडवाइस उसको मिलेगी प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। ओके, तो फाइनल पोजीशन ये है प्रेसिडेंट की दैट ही इज नॉमिनल हेड, ही हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिप्शन नहीं है, he has only situational discretion, right? तो अब हम देखते हैं लास्ट एस्पेक्ट कि कहां प्रेसिडेंट के पास सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है, राइट? तो बेसिकली अगेन दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट? तो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, मतलब अगर लोकसभा में किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करके बोल सकता है कि आप आओ और आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करो। ओके, नाउ द प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस डाइज सडनली एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर, डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन इट कैन नॉट प्रूव कॉन्फिडेंस इन लोकसभा। तो बेसिकली अगर मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा में अपना कॉन्फिडेंस दे कैन नॉट प्रूव कि वो कॉन्फिडेंस लूज कर गए, तो इन दैट केस उनको डिसमिस करना जो है अब इसकी सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है प्रेसिडेंट की। नाउ लूजिंग द कॉन्फिडेंस मींस और व्हेन इट कैन नॉट मींस कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड। ओके, अगेन देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये आगे आप सब पार्लियामेंट में भी देखेंगे। ओके, कि देखिए प्रेसिडेंट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, he is part of union executive but he is also part of parliament। okay, lastly dissolution of lok sabha if council of ministers has lost its majority। okay, तो अगर मान लीजिए लोकसभा को डिसॉल्व करना, मान लीजिए जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी मेजोरिटी, उनके पास मेजोरिटी नहीं, तो अब प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सस्पेंड करे, उसको डिसमिस करे या पूरे लोकसभा को डिसॉल्व कर दे। ओके, now he has discretionary power when he exercises suspensive veto or pocket veto, but again suspensive veto में आपने देखा था कुछ जगह restrictions होती हैं। okay, जैसे suspensive veto cannot be used in constitutional amendment or money bill। now seeking information from prime minister, वहां पर उसकी प्रेसिडेंट के पास और कौन सी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन या एनी प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन। ओके, तो ऐसी इंफॉर्मेशन सीख करने के लिए फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर जो है ये सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए उसको एड और एडवाइस चाहिए होगी। ओके, सेंडिंग एडवाइस बैक फॉर रिकंसिडरेशन जो ये आपने देखा 44th में जो ऐड किया गया था। एंड लास्टली इफ देयर इज गोइंग टू बी नो सिटिंग फॉर बोथ हाउसेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा है कि जो दोनों मतलब जो हाउसेस है उनकी सिटिंग में 6 महीने से ज्यादा का गैप आने वाला है, तो प्रेसिडेंट कैन ऑन हिज डिस्क्रिप्शन कॉल फॉर अ call summon the house। okay, summon the houses of the parliament। okay, so basically this sums up our president chapter comprehensively। I know बड़ा लंबा लेक्चर हो गया है। okay, तो बट अगेन देखिए प्रेसिडेंट इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, काफी चीजें हमने इसमें डेप्थ में कवर की है, तो प्लीज अगेन आई वुड एडवाइस यू गाइस, देखिए मैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ बट आप खुद भी करिए, क्योंकि देखिए मैं करा सकता हूँ बट आपको खुद करना भी जरूरी है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे हमारे, तो प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे।
एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिवाइज, क्योंकि बिना रिवीजन के it will be very difficult to remember and recollect these things. Okay, so please revise. Okay guys, so thank you very much and see you again next time.